गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके सामने आज केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हो गए हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। चलिए वीडियो में हम आपको कुछ बताएंगे। आज इस वीडियो में आपसे केमिस्ट्री के अबाउट बात होगी। और केमिस्ट्री अब हम लगातार 5 दिन, अगली 5 क्लास हमारी जो होगी वो लगातार रात के 9 बजे केमिस्ट्री की ही होने वाली है। और हम केमिस्ट्री इसमें अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो कुछ भी हम बताएं उसके पहले आपसे ये कह दें कि फटाफट वीडियो को भैया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और आप भी वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। और गुड इवनिंग का कमेंट सभी बच्चों एक बार कर दो ताकि हमें पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट हमारे बढ़िया वाले हैं जो कि अच्छे से पढ़ते हैं। गुड इवनिंग विश करना आता है। तो आज भैया हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले इसमें हम बता दें कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है। देखिए इसमें ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर 20 लिखा है, 20 का मतलब 10, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर हम इस समय कंटिन्यू बना के रखे हैं फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, इस चैप्टर से हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। और पूरी की पूरी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका यही फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स होता है, मतलब ईंधन एवं स्नेहक जो चैप्टर है इससे 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके साथ ही साथ आपसे प्रैक्टिकल में भी इसी से अबाउट पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का हमने इसके पहले भी एक वीडियो बना दिया है एक पार्ट का। आज हम उसी के आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स के अबाउट। तो वाटर भी हम पढ़ेंगे, वाटर इसके बाद पढ़ेंगे। वाटर चैप्टर से आपका 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कोरोजन से आपका लगभग 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका लगभग 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मतलब पूरे को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो आपका फ्यूल एंड लुब्रिकेंट से ही होता है। तो इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसी में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो जहां तक हमने बताया था ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारा है क्या। तो हमने आपको ऑक्टेन, सीटेन ये सब बता दिया था। आज हमारा है गैसीय ईंधन क्या होते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ईंधन की। ईंधन क्या है? वे सभी पदार्थ जिनको जलाने पर हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं आपके ईंधन। और ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन और तीसरा गैस ईंधन। भैया अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो ठोस अवस्था में होंगे वो ठोस ईंधन, जो लिक्विड फॉर्म में होंगे या द्रव अवस्था में होंगे वो द्रव मतलब लिक्विड ईंधन, और जो गैस के रूप में होंगे वो आपके हो जाएंगे गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन में आपका आता है कोयला, लकड़ी। द्रव ईंधन में आपका बहुत सारी जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह आ जाएगा। और गैसीय ईंधन में ही आज हम बात करने वाले हैं कि गैसीय ईंधन क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले गैसीय ईंधन, मुख्यतः गैसीय ईंधनों को 2 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। एक प्राकृतिक गैसीय ईंधन और दूसरा आर्टिफिशियल या मानव निर्मित। जो प्राकृतिक गैसीय ईंधन होगा, ध्यान दीजिए, केवल आपको ये नाम से ही इसके हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। आज की वीडियो बेशक थोड़ी सी छोटी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा गैसीय ईंधन। आपको आ गया, मान लीजिए गैसीय ईंधन ये जो है आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 3 नंबर में आता है, 3 नंबर या फिर 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिए क्या कह रहा है कि गैसीय ईंधन क्या है। तो सीधा सीधा गैस से गैसीय बना है। वे सभी ईंधन, आपको लिख देना है, वे सभी ईंधन जो गैसीय अवस्था में होते हैं या जिनकी स्टेट गैस की होती है वो सभी ईंधन आपके कहलाते हैं गैसीय ईंधन। अब इसमें आपको नीचे एग्जाम्पल लिख देना है, एलपीजी, सीएनजी। अब भाई ये एलपीजी सीएनजी है क्या, ये सब आपको पूरा आगे हम बताते चलेंगे। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित या कृत्रिम। प्राकृतिक गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन तो हमने समझ लिया है। और प्राकृतिक का मतलब हो जाएगा जो प्रकृति में गैसीय अवस्था में प्राप्त रहते हैं। ऐसे वे सभी ईंधन जो प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं प्राकृतिक गैसीय ईंधन कहलाते हैं। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, वे सभी ईंधन जो प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं प्राकृतिक गैसीय फ्यूल कहलाते हैं, या इनको आप नेचुरल गैसेस फ्यूल्स कह सकते हैं। अब इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मेथेन हो जाता है, ठीक है। और 10% इथेन भी आपका इसी में आता है। और हाइड्रोकार्बन से भी आपका प्राकृतिक गैसीय ईंधन में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। और
सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण होता है, कुआं खोदने पर आपको मीथेन गैस प्राप्त होती है, जो कि किस फॉर्म में होती है, प्राकृतिक गैस होती है। और इसी आपसे पूछता है कि मीथेन गैस को दूसरे रूप में क्या कहते हैं, तो उसको मार्स गैस कहते हैं। अगर आपसे कहीं कहीं पर मिल जाता है, चूंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्स गैस का मतलब ही हो जाता है मीथेन गैस। तो आपसे पूछेगा कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। फिर जो आपका होगा प्रिपेयर्ड या आर्टिफिशियल गैसेस, मानव कृत्रिम या निर्मित जो गैसीय ईंधन होते हैं वो क्या होते हैं, वे सभी ईंधन जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जा सके और गैस के रूप में हो, गैसीय फॉर्म में हो, मानव निर्मित गैसीय ईंधन कहलाएंगे। वे सभी ईंधन आपको इसमें इन्वॉल्व कर देना है। वे सभी ईंधन जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाएं और किस गैसीय अवस्था में होते हैं, आपके कहलाते हैं मानव निर्मित गैसीय ईंधन। और इसके मुख्य जो पार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं कोल गैस, तेल गैस, प्रोड्यूसर गैस और भाप अंगार गैस। ये चारों गैसें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चार इसके प्रमुख पार्ट होते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम गैसीय ईंधन के, जिसमें आता है आपका कोल गैस, तेल गैस, प्रोड्यूसर गैस और भाप अंगार गैस है, जिसको कि आप वाटर गैस भी बोलते हैं। अब भाई इसमें आपको करना क्या है, चलिए आज के लिए आप होमवर्क ये नोट कर लीजिए कि हम इसको नहीं बताने वाले हैं आपसे कि कोल गैस क्या होता है, तेल गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है और भाप अंगार वाटर गैस क्या होता है। इन चारों को आपको देख लेना है कि ये चारों होते क्या हैं अपनी बुक से। और इसके अबाउट हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अपने अगले वीडियो में कि इसमें कोल गैस में किसका किसका संगठन होता है, और उसमें जो बच्चे आंसर देंगे उनका नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करेंगे निश्चित रूप से। तो इन चारों को आपको पढ़ के आना है, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में बनते हैं, इसलिए आपको एक बार पढ़ लेना है, अपने माइंड में बैठा लेना है। तो ये तो सर जी बात हुई आज की गैसीय ईंधन की। गैसीय ईंधन के बाद इसमें आ जाता है आपका बायोगैस। अब बायोगैस क्या होती है, नाम से ही फिर से क्लियर हो गया, नाम पे अब चलते हैं। वे सभी गैसें जो बायो के रूप में होती हैं, मतलब जो बायोलॉजिकल फॉर्म में होती हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म से गैसीय फॉर्म में आती हैं, आपकी बायोगैस से कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है बायोगैस। इसमें हम देखेंगे कि क्या रहेगा। इसमें आपका कहलाता है कि वे सभी गैसें होती हैं जिनके संचालन में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपयोग में आता है। प्रकृति में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, जबकि कृषि, उद्योग, परिवहन व अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये कहा जा सकता है अंत में निष्कर्षतः कि वे सभी गैसें जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं प्राकृतिक गैसें कहलाती हैं। जैसे सूर्य, वायु, जल, समुद्र तथा बायोगैस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जिससे देश का विकास भी न रुके तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी ना हो। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल बायोगैस के उपयोग से है। अब यहाँ से आप देखिए कि बायोगैस किसे कहते हैं। जो बायोलॉजिकल और केमिस्ट्रियल फॉर्म से गैसीय फॉर्म में आ जाते हैं जो ईंधन, वही ईंधन आपके बायोगैस फ्यूल कहलाते हैं। क्या होता है इसको समझिए आप कि सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों में एक तरह से आप मान सकते हैं कि रिजेक्टेड मटेरियल, सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा करकट, कृषि तथा उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों आदि के सड़ने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली गैस को बायोगैस कहते हैं। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जो ऐसी गैसें जो बायोलॉजिकल फॉर्म से गैसीय फॉर्म में आती हैं आपकी कहलाती हैं बायोगैस, या जिनमें केमिस्ट्रियल कुछ रिएक्शन होता है, रासायनिक कुछ क्रियाएं होती हैं और वो गैसीय फॉर्म में आ जाती हैं, वो कहलाती है आपकी बायोगैस। लेकिन इसमें स्पष्ट आपसे ये कहा गया है कि वे सभी गैसें जो कि अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा करकट, कृषि उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं, बायोगैस कहलाती हैं। ठीक है, तो बायोगैस ऊर्जा का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, चूंकि हर एक जगह से अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल मिलते रहते हैं, और उन्हीं वेस्ट मटेरियल को अगर सड़ने के लिए रख दिया जाए तो उसमें से एक गैस निकलेगी, जो गैस बायोगैस कहलाएगी। इसलिए बायोगैस बहुत ही अच्छी गैस मानी जाती है, इससे प्रदूषण पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बायोगैस को एक तरह से ऊर्जा का बहुत बढ़िया सा स्रोत माना जा सकता है। फ्यूचर में बायोगैस की बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि बायोगैस के लिए कौन कौन से मुख्य रूप से कच्चे पदार्थ उपयोग में आते हैं, तो वो सभी अपशिष्ट पदार्थ जो कि वेस्ट होते हैं, हमारी यूज में नहीं होते, वही कहलाते हैं आपके बायोगैस। जैसे जानवरों का गोबर, मानव मल,
रात्रि मृदा, मलमूत्र, चर्म शोधन केंद्रों से प्राप्त चमलीछन। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है सड़े आलू, जलकुंभी, घरेलू कूड़ा कचरा। इन सभी को जब आप निकालेंगे और इनको सड़ा देंगे तो इनके सड़ने से एक गैस प्राप्त होती है। यही गैस आपकी एनर्जी के रूप में, ईंधन के रूप में काम कर जाती है, फ्यूल के रूप में। वही कहलाती है आपकी बायोगैस। तो आज हमने बायोगैस देखा है, कल हम बायोगैस के संगठन के अबाउट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिए।